तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कक्षा 9 की भी वार्षिक परीक्षाएं फिलहाल चलने वाली हैं और बहुत जगह पर जहां सेंटर नहीं है वहां पर परीक्षाएं चल भी रही होंगी। तो अगर आपकी परीक्षाएं हो गई हैं या परीक्षा हो रही है तो आप पीडीएफ बनाइए और अबाउट सेक्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने पेपर्स भेजते रहिए और हम यहां पर सॉल्यूशन देने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल आज हम फिर से उपस्थित हैं राकेश सर के साथ लेकर के कक्षा 9 के विज्ञान का ये मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर है। क्यों? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहां पर संकलन है। इसी पैटर्न पर ऐसा ही पैटर्न जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है आपके स्कूल में भी होना चाहिए, जिसमें आपके 20 एमसीक्यूज होंगे ओएमआर पर आधारित और 50 अंकों का कॉपी पर लिखित परीक्षा होगी। हो सकता है आपके स्कूल में कि आपको ओएमआर ना देकर यह बोल दें कि आप कॉपी पर ही अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो वैसा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिए ताकि हर बच्चे को फायदा मिले। और इसी के साथ अभी सर आपको हल कराएंगे, क्योंकि मैं हिंदी का अध्यापक हूं आप जानते हैं और गुरुजी विज्ञान मैथ पढ़ाते हैं, तो आप हल कराएंगे। पहले 20 ऑब्जेक्टिव करिए और ये जो पेपर होता है विज्ञान का, वैसे आप जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 का संकलन होता है, यानी कि जो प्रश्न बनते हैं वो तीनों पार्ट से बनते हैं। तो आपको तीनों पार्ट्स में बराबर पढ़ना है, क्योंकि अगर किसी पार्ट को आप कम पढ़ेंगे तो उस पार्ट्स के कम अंक आपके लिए कम आएंगे। ठीक है, तो तीनों पार्ट्स को बराबर महत्व देना है, तीनों पार्ट्स को बराबर पढ़ना है और तीनों को बराबर हल करना है। क्योंकि पहला नंबर फिजिक्स का होगा, यानी भौतिक विज्ञान के एक पार्ट होगा जिसमें भौतिक विज्ञान के 6-7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। फिर दूसरे पार्ट में 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपके रसायन विज्ञान के होंगे। फिर 7-8 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जीव विज्ञान के। तो कुल मिला के आपके 20 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। इसी तरह पैटर्न आपका पार्ट बी कॉपी पर लिखने वाला जो होगा वो भी विभाजित होगा 3 पार्ट में। पहले 3 पार्ट में होगा लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो सर से कहेंगे अब थोड़ा सा हल करा देते हैं, ठीक है? हाँ प्यारे बच्चे, फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको नाम और रोल नंबर लिखना है और फिर ये सामान्य से निर्देश है। जैसा कि आपको पता है कि आपको ये 15 मिनट प्रारंभ में पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और फिर ये जो पार्ट फर्स्ट है इसमें आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन है, उनका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना होता है। फिर अब चलिए शुरुआत करते हैं खंड आ में, और उपखंड का जो बहुविकल्पी प्रश्न है भौतिक विज्ञान से संबंधित, उनमें से एक एक करके समझते हैं। पहला क्वेश्चन है विस्थापन का मात्रक क्या है। तो विस्थापन जैसा कि आपको पता है कि सदिश राशि है और ऑप्शन दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर और तीसरा ऑप्शन है मीटर और चौथा ऑप्शन है सेकंड। तो विस्थापन का मात्रक होगा मीटर और ऑप्शन यहां पर सही होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन जो 2 नंबर है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान, ऑप्शन पहला है घटता है, दूसरा है बढ़ता है, तीसरा इस पर कोई प्रभाव नहीं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान कम होता है। और ये बात और भी ध्यान रखना है कि पृथ्वी तल से यदि आप नीचे की तरफ आएंगे तो भी स्मॉल जी का मान घटता है। तो पृथ्वी तल से चाहे नीचे जाए और चाहे ऊपर जाए, दोनों कंडीशन में स्मॉल जी का मान घटता है और ऑप्शन यहां पर पहला ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ये देखिए ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। पहला नंबर है वायु में, दूसरा नंबर है जल में, तीसरा ऑप्शन है निर्वात में और चौथा ऑप्शन है ठोस में। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है ठोस में। वायु में देखिए सबसे, इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम होगी और जल में उससे ज्यादा होगी और निर्वात में ध्वनि चलती ही नहीं है, यानी निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। तो हम ये कहेंगे इसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 4 है दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक है, ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन मीटर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन है पास्कल, और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो देखिए फार्मूला आपने पढ़ा है दाब का, दाब P बराबर होता है F अपान A। F का मतलब हुआ बल से यानी कि न्यूटन, और A यानी कि क्षेत्रफल, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन बी तो ऐसे सही हो गया, लेकिन इसको पास्कल के भी नाम से जानते हैं, तो ये ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन यहां पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है गतिज ऊर्जा का सूत्र कौन सा है इसमें। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र, ये पहला दिया है हाफ mv स्क्वायर, दूसरा है mgh, तीसरा है m इंटू वी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर, ऑप्शन ए सही है। और ये दूसरा जो ऑप्शन mgh है ये स्थितिज ऊर्जा का है, और तीसरा ऑप्शन ये m इंटू वी ये संवेग का मात्रक है। तो इस तरह से इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा वह बताना है। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा पर जो स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो पृथ्वी तल का 1/6 होता है। तो यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है पहला 60 न्यूटन, दूसरा है 10 न्यूटन, तीसरा है 360, और चौथा ऑप्शन है 0। तो देखिए भार डिपेंड करता है स्मॉल जी पर, और स्मॉल जी कितना है यानी गुरुत्वीय त्वरण कितना है चंद्रमा पर, पृथ्वी तल का 1/6 है, इसलिए जो यहां पर पृथ्वी तल से भार चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा, यानी हम ऐसे कह सकते हैं 60 का 1/6 भाग करेंगे तो 10 ये निकल जाएगा, और ऑप्शन यहां पर बी सही होगा 10 न्यूटन। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भौतिक विज्ञान पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, ध्यान रखना है। यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है त्वरण, दूसरा ऑप्शन है बल, तीसरा ऑप्शन है आवेग, और चौथा ऑप्शन है घनत्व। देखिए यहां पर संवेग परिवर्तन की दर है, और संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है, और ऑप्शन यहां पर बी सही है। और ये त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और आवेग क्या है, किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बल लगा हो तो बल और उस समय का गुणनफल बल आवेग कहलाता है। और घनत्व तो आपको पता है प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है, तो इसलिए यहां पर ऑप्शन बी ये इसमें करेक्ट है। अब चलते हैं उपखंड खा में, और जो रसायन विज्ञान से संबंधित है। पहला इसमें क्वेश्चन दिया है जल का क्वथनांक कितना है। जल का क्वथनांक देखिए ऑप्शन आपका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 डिग्री सेंटीग्रेड, और -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल का क्वथनांक ये आपको बताना है। क्वथनांक वो होता है वह बिंदु, वह तापमान जहां पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वो क्वथनांक कहलाता है। और जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन यहां पर सही होगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया कहलाती है। तो यदि कोई ठोस है उसको गर्म करें, उष्मा दें, तो वो सीधे किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। ऑप्शन दिया हुआ है विखंडन, वाष्पन, और ऊर्ध्वपातन और संघनन। देखिए ये क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। और कपूर को आप गर्म करिए
तो कपूर को जब आप प्लेट में रख करके गर्म करेंगे तो सीधा वो भाप में बदल जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाएगी, और इस पदार्थ को कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल है, पहला ऑप्शन दिया मिश्रण है, दूसरा यौगिक है, तीसरा तत्व है, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल हाइड्रो ये मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जल क्या है, मिश्रण है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है NaOH, NaCl, Na2CO3 और NaHCO3। तो कास्टिक सोडे का सूत्र होता है NaOH, ऑप्शन नंबर ए सही है। और दूसरा देखिए NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम कार्बोनेट है और अमोनियम बाइकार्बोनेट है। तो आपको कास्टिक सोडे का फार्मूला पूछा गया है तो NaOH है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शीशे का प्रतीक है, यानी आपको यहां पर सिंबल बताना है शीशे का। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है Ca, दूसरा है Co, तीसरा ऑप्शन Pb और चौथा ऑप्शन है Hg। तो शीशा का जो प्रतीक है वो होता है Pb, यानी लेड Pb। ये कैल्शियम है, ये CO कोबाल्ट हो गया, और ये Hg है। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही है, Pb। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, या न्यूट्रॉन पर आवेश है। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, दूसरा है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल, और तीसरा है 1.67 गुणे 10 की पावर -23 कूलाम, और डी ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन, जैसा कि आपको मालूम होगा कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता ही नहीं है। ध्यान रखना है, जल्दबाजी में इसमें से ये ना पहला ऑप्शन मत लगाइएगा। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम के बराबर होता है। बस अंतर है कि न्यूट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस का होता है, यहां पर माइनस लगेगा यहां पर। और जो प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन का आवेश सामने लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इन यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग किसके उपचार में होता है। तो कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग होता है, ऑप्शन दिया हुआ है मधुमेह, चर्म रोग, कैंसर और हृदय रोग में। तो कोबाल्ट 60 समस्थानिक का जो प्रयोग होता है वो कैंसर के उपचार में होता है, और ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही है। अब आता है उपखंड गा, जो जीव विज्ञान से संबंधित है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की है। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, और फिर है रॉबर्ट ब्राउन, डार्विन और लैमार्क। तो इसमें कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है, और ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है संवहन ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशीय ऊतक। तो रक्त है संयोजी ऊतक, और ऑप्शन नंबर सी सही है, संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, कोशिका का बिजली घर है, यानी कि कोशिका को का बिजली घर किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऊतक और इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है,
अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन है संवहन ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक। तो अस्थि है संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कहां होता है? ऑप्शन है पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है डीएनए, तीसरा ऑप्शन है एटीपी और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो इसमें पादप कोशिका में ऊर्जा का जो संग्रहण होता है वो एटीपी में होता है और ऑप्शन यहां पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो इस पार्ट का यानी जो ओमार सीट पर आपको क्वेश्चन करने थे उसका लास्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम का कार्य क्या है? ऑप्शन आपको दिए हैं प्रकाश संश्लेषण में, प्रोटीन के संश्लेषण में, कोशिका विभाजन में और श्वसन में। तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन के संश्लेषण में और ऑप्शन यहां पर बी सही है। अब आते हैं खंड बा में, जो है वर्णात्मक प्रश्न और इसमें उपखंड का जो भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है उनको हल करना है। इसमें पहला पार्ट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में है, ये पहला पार्ट 2 नंबर में और दूसरा पार्ट भी इसका 2 नंबर में। ये मैं से बोले कि 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर में है। पहला पार्ट है, एक वस्तु को सरल रेखा में 10 मीटर प्रति सेकंड, एक वस्तु सरल रेखा में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, 5 सेकंड के बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो उसका त्वरण कितना होगा वो निकालना है। तो कोई वस्तु चल रही थी, तो ये हो गया इसका प्रारंभिक, इसकी चाल, प्रारंभिक चाल को आप लिखते हैं u से। तो u बराबर हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड और टाइम दिया है 5 सेकंड, तो आप यहां पर टाइम लिख लीजिएगा, ये हो गया 5 सेकंड। और अंतिम वेग हो कितना गया? 20 मीटर प्रति सेकंड, इसको लिखेंगे v बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण निकालना है, तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि v में से आप u घटाएंगे और इसको टाइम से भाग करेंगे। यह टाइम डेल्टा t भी लिखा जा सकता है और dt भी लिख सकते हैं, तो यहां पर या समयांतराल भी लिख सकते हैं। तो a की जगह पर आप a लिखिएगा, v का मान ये 20 है और u का मान 10 है और टाइम दिया है 5। तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा, तो यहां आप 10 लिख लीजिएगा। 5 से इसको कर दीजिए भाग और ये आंसर आपका मिल जाएगा 2, मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या आंसर मिल गया? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट है, रुकी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की तरफ क्यों गिर जाते हैं? तो देखिए, सब लोगों ने देखा भी होगा, यदि किसी वाहन में आप बैठे हैं, वो चाहे मोटर कार हो, बस हो, ठीक है, यदि वो वाहन अचानक चलता है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की तरफ गिरते हैं। तो उसका कारण यह है कि जैसे यदि हम बस में बैठे हैं तो हमारा शरीर बस के संपर्क में है, तो पूरा का पूरा शरीर रुका हुआ है क्योंकि बस नहीं चल रही है। बस के अचानक चलने से क्या होता है, जो सीट से हमारा जो हिस्सा टच है, यानी कह सकते हैं हमारे शरीर का निचला हिस्सा जो सीट के संपर्क में है, वो अचानक बस के साथ में गतिमान हो जाता है और हमारा ऊपरी जो हिस्सा है शरीर का, वो जड़त्व की वजह से स्थिर ही रहना चाहता है, वो इतनी जल्दी गतिमान नहीं हो पाता है, इसलिए हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। यानी हमारा शरीर तो आगे निकल जाता है और हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में है। ये
नदी के ऊपर बनी एक पुल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एक पत्थर को ऐसे ड्रॉप किया गया है। पत्थर 2 सेकेंड के बाद नदी की सतह से छूता है। पुल की जल की सतह से ऊंचाई बताइए। देखिए हम ऐसे कुछ बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये है पानी का लेवल और ये था पुल। तो यहां से कोई पत्थर गिराया गया और पत्थर आके यहां पर ये पानी से टकराया। तो कितने सेकंड बाद? 2 सेकंड के बाद टकराता है। तो ये हाइट कितनी है वो निकालनी है। तो इसमें क्या है, पुल से पत्थर को ऐसे ड्रॉप किया गया है। तो u बराबर आप कितना लिख देंगे? ये लिख देंगे 0 और g का मान लिख लीजिए 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया। h का मान निकालना है, h बराबर क्वेश्चन मार्क, और टाइम यहां पर दिया है 2 सेकेंड। टाइम है 2 सेकेंड। तो फार्मूला आपने पढ़ा है h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। h की जगह पर h लिखिएगा। ड्रॉप किया गया है, u का मान 0 है तो आप यहां पर 0 लिख देंगे। टाइम 2 सेकेंड लिख देंगे प्लस हाफ, और g का मान 10 लिख लेंगे, और टाइम कितना है? 2 सेकेंड है, और इसका स्क्वायर है तो आपको यहां पर 2 गुणा 2 लिख देना है। अब इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो h बराबर, यहां पर एक गलती ना हो जाए, ध्यान रखना है। 0 और 2 का गुणा 0 होगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये 0 हो जाएगा, और 10 और 2 का गुणा हो जाएगा 20, तो ये 20 हो जाएगा, और आंसर आपका मिलेगा h बराबर 20 मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो पुल की सतह से, जल की सतह से ऊंचाई है कितने मीटर? 20 मीटर है। अब अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो ध्यान रखना कांस्टेंट रहता है। जैसे ये है, इसका द्रव्यमान तो निश्चित है, लेकिन भार क्या है? भार में परिवर्तन होता है, क्योंकि भार का आप फार्मूला लिखते हैं W बराबर mg। तो यदि g बदलेगा तो W बदलेगा। अभी एक सवाल लगाया था कि पृथ्वी पर उसका भार 60 था, और चंद्रमा पर कितना दिखा रहे हैं आप? 6 दिखा रहे हैं। क्यों दिखा? चंद्रमा पर 10 दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि चंद्रमा पर g का मान घटेगा। तो हम ऐसे कह दें कि W का जो मान है वह तो 0 भी हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान के मान में कोई अंतर नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर ये है 24, ये दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। जैसा कि आपने पढ़ा है, ये मान लीजिए पृथ्वी है और इसका ये सेंटर है, ये पृथ्वी की त्रिज्या RE कह दीजिए। यहां पर आप कोई पिंड रख दीजिए, इसका द्रव्यमान m लिख लीजिए। तो यहां पर इसका जो भार होगा, यानी कह सकते हैं कि पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा? F बराबर आएगा कैपिटल G m, यहां पर पृथ्वी के द्रव्यमान को आप me कह दीजिएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा me, ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया। ये पिंड का द्रव्यमान है m, और ये यहां से यहां तक की दूरी RE स्क्वायर हो गया। तो F बराबर कैपिटल G MEM अपान RE स्क्वायर। इस बल से इस पिंड को पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करेगी। अब न्यूटन का गति विषयक सेकंड नियम क्या कहता है? F बराबर mg हो गया। दोनों को हम बराबर करेंगे तो यह आएगा mg बराबर कैपिटल G MEM अपान RE स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m तो कैंसिल हो गया, तो स्मॉल g बराबर कैपिटल G ME अपान RE स्क्वायर। ये है स्मॉल g और कैपिटल G में
संबंध। इसमें अथवा क्वेश्चन लगा हुआ है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। देखिए, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो वह द्रव उस वस्तु पर एक ऊपर की तरफ बल लगाता है, उस बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। और ये बल किसके बराबर होता है? यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। और यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि क्या, कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर ऊपर की तरफ लगने वाला बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अब चलते हैं इस खंड में, सेकंड में, उपखंड सेकंड, और जो है रसायन विज्ञान से संबंधित। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द्रव, ठोस, द्रव और गैस में अंतर बताइए। देखिए, ठोस, द्रव और गैस में अंतर, जैसे ये कलम है, ये ठोस है, ठीक है। द्रव, पानी आप पीते हैं वो द्रव हो गया, गैस जो हम सांस लेते हो गैस हो गया। तो अंतर क्या है? ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का कोई आकार नहीं है। आप ग्लास में पानी रखिए, उसका आकार हो गया, किसी और बर्तन में रख दीजिए, उसका आकार वो ग्रहण कर लेगा। और यही हाल गैस में होता है, गैस का भी कोई आकार नहीं होता है। तो आप बोलेंगे कि ठोस का आकार निश्चित, द्रव का कोई आकार नहीं, अनिश्चित हो गया, और गैस का भी आकार क्या होता है? अनिश्चित ही होता है। अब फिर यहां पर आयतन की बात करें, ठोस का जो आयतन होता है वो फिक्स होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव का आयतन भी फिक्स होता है, यानी स्थिर होता है, लेकिन गैस का आयतन फिक्स नहीं है, यानी निश्चित नहीं होता है। फिर इसका घनत्व, ठोस का घनत्व ध्यान दीजिएगा, ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है और द्रव का घनत्व उससे कम होता है और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। तो इस तरह से आपको आंसर यहां पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? तो आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तत्व का परमाणु भार 27 है और नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, परमाणु संख्या बताइए कितनी है। देखिए, परमाणु भार ये हो गया और नाभिक में न्यूट्रॉन हो गए कितने? 12। तो परमाणु भार बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस, यहां हम ऐसे लिख दें, परमाणु भार बराबर न्यूट्रॉन प्लस परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, अब समझिएगा, परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो परमाणु भार कितना है यहाँ पर? 23, यानी कि 23 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 हैं। और ये परमाणु संख्या आपको बताना है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बताना है। तो पक्षांतर करिए इधर से, तो यहां पर 23 हो गया है ये, और इसमें से आप 12 घटा दीजिएगा और ये निकल जाएगा परमाणु क्रमांक। और ये जब घटाएंगे तो 23 में से 12 घटेगा तो 11 आएगा। तो ये परमाणु क्रमांक बराबर 11, और ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक और समभारी में किसे कहते हैं? तो आपको पता है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक बराबर होता है वो समस्थानिक कहलाते हैं। ये भिन्न भिन्न तत्व जिनमें परमाणु भार समान होता है वो समभारी कहलाते हैं। तो इस तरह से आपको यहां पर लिखना है। अब पार्ट है लास्ट, उपखंड गा, जो कि जीव विज्ञान से संबंधित है। ये है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताइए। देखिए, जंतु कोशिका तो जंतुओं में पाई जाती है, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, तो ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर है कि पादप कोशिकाओं ये जो होती हैं ये अपना भोजन स्वतः बनाती हैं,
और ये आत्मनिर्भर नहीं है। तो इस तरह से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, कोशिका द्रव्य का नामांकित चित्र बनाना है। तो आपको कोशिका द्रव्य का नामांकित चित्र बनाना है, ये चित्र बना लीजिएगा। फिर है, पौधों में कितने प्रकार के लवक पाए जाते हैं? तो पौधों में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं, ये हो गया। यहाँ पे न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है। और लास्ट में जो इसका 8वां क्वेश्चन है, हरित लवक की संरचना एवं कार्यों का सचित्र वर्णन करना है। आपको यहाँ पर हरित लवक की संरचना और कार्य का विधिवत वर्णन करना था। तो ये था आज का ये मॉडल पेपर। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।